नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसी गर्मी के मौसम में इतनी हरियाली ढूंढ पाना आँखों के लिए एक सुकून की बात है, लेकिन दक्षिण घाटों से घिरे हुए गोवा राज्य के लिए ये एक आम बात है। ये मन को स्तब्ध कर देने वाले घाट अपने जैव विविधता के लिए संरक्षित किए जा रहे हैं। खूबसूरत घाटों के बीच बसा हुआ गोवा और समुद्र किनारे रहा हुआ हमारा गोवा पर्यटकों के दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि नई पुरानी संस्कृति का एक अद्भुत मिश्र भी है। तो चलिए देखते हैं गोवा की झलक नज़दीक से। समुद्री तटों, बड़े चर्चेस और घनी हरियाली में बसा यह राज्य अद्भुत है। यहाँ की अपनी ही संस्कृति है। ये जगह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। इसके आसपास फैले सदाहरित वन अपने में कई तरह के वन्य प्राणी और अमूल्य पेड़ पौधे बसाए हैं, जिसके कारण इन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है। कई राजाओं ने इस पर शासन किया और अपने निशान छोड़े हैं। यहाँ की लोक संस्कृति ने हर अच्छी चीज को संजोया और संवारा है, चाहे वास्तुकला हो, उत्सव हो या खाद्य संस्कृति। गोवा नए पुराने और अलग अलग संस्कृतियों का एक अद्भुत मिश्र है और ये सब हमें देखने को मिलता है यहाँ के छोटे बड़े गांवों में। ये राज्य अपने में ही न जाने कितने छोटे बड़े गांव बसाए हैं। ऐसे ही उत्तर दिशा में घनी हरियाली के बीच में एक तालुका है जिसका नाम है पोंडा, जिसकी ओर अभी हम जा रहे हैं। पोंडा, इसे गोवा की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। अनेक खूबसूरत मंदिर होने के कारण पोंडा शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पोंडा शहर अपने इको टूरिज्म के लिए भी बहुत मशहूर है। पणजी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव पुर्तगीज और अन्य बाह्य हमलों से सुरक्षित रहा। इसीलिए हिंदुओं ने यहाँ घनी हरियाली के बीच अपने मंदिर बनाए, जो इस अभ्यंतर जगह पर सुरक्षित रह सके। आज सभी मुख्य मंदिर फोंडा में ही देखने को मिलते हैं। फोंडा अपने इस विरासत के साथ अपनी जैव विविधता के लिए भी मशहूर है। इतना ही नहीं, फोंडा में काजू जैसी मुख्य फसलों के खेत भी देखने को मिलते हैं। काजू गोवा में उगाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। मुख्य रूप से गोवा में काजू की खेती होती है। तो आइए चलते हैं काजू के खेत में। यह फोंडा में बसा एक काजू का खेत है। यहाँ हम कई छोटे बड़े काजू के पेड़ देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग की मदद से लगाए जाने वाले यह पेड़ पहले कुछ सालों में बहुत देखरेख मांगते हैं। फसल बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है। खेत की झाड़ियों तथा घासों को साफ करके खेत की 2-3 बार जुताई की जाती है। झाड़ियों की जड़ों को निकालकर जमीन को बराबर कर दिया जाता है, जिससे नए पौधों को प्रारंभिक अवस्था में पनपने में कोई कठिनाई न हो। काजू के पौधों को 7-8 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि में लगाते हैं। अतः खेत की तैयारी के बाद अप्रैल मई के महीने में निश्चित दूरी पर 60 क्यूबिक सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लेते हैं। अगर जमीन में कड़ी परत है तो गड्ढे के आकार को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। गड्ढों को 15-20 दिन तक खुला छोड़ने के बाद 5 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट, 2 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट या DAP के मिश्रण को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। गड्ढों के आसपास ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे वहां पानी न रुके। काजू शुष्क जलवायु में भी अच्छी तरह उगता है। ये एक ऐसी फसल है जो कम पानी के क्षेत्र में भी खूब फलती है। यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में अच्छी पैदावार देती है। सबसे पहले पुर्तगाली लोग इसे गोवा में लेकर आए।
चूंकि समुद्र तट एवं लेटराइट मिट्टी वाले भूभाग इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं, इसलिए गोवा में यह बहुत ही अच्छी से फली और अब ये फसल गोवा की पहचान बन चुकी है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ के काजू का स्वाद चखते हैं। इसकी बढ़ती मांग इसे एक बेहतरीन व्यावसायिक फसल का दर्जा भी देती है। सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो काजू के बीज का रोपण कभी भी किसी भी मौसम में किया जा सकता है। आमतौर पर काजू ग्राफ्ट्स को 8 मीटर के अंतर पर लगाया जाता है और अगर कोई घनत्व रोपण करना चाहे तो इसे 4 मीटर के अंतर पर भी लगाया जा सकता है। अति घनत्व रोपण के लिए अब काजू ग्राफ्ट्स को 2 मीटर की दूरी पर भी लगाया जाने लगा है। ये काजू का पौधा अभी 2 साल का है, तो आइए जानते हैं इसे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने खाद, पानी और उर्वरक की जरूरत पड़ी। काजू का पेड़ बिना खाद के भी फल देता है, लेकिन अगर खाद डाली जाए तो पैदावार दुगनी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष पौधों को 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सही खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों की भी उपयुक्त मात्रा देनी चाहिए। प्रथम वर्ष में 300 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम रॉक फॉस्फेट, 70 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा की दर से दें और दूसरे वर्ष इसकी मात्रा दुगुनी कर दें तथा 3 वर्ष के बाद पौधों को 1 किलोग्राम यूरिया, 600 ग्राम रॉक फॉस्फेट एवं 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के महीनों में आधा आधा बांट कर दिया जाता है। ये नकद फसल किसानों के लिए काफी विकल्प रखती है। काजू की खेती के साथ कई किसान बाकी फलों और सब्जियों की भी खेती करते हैं। काजू में लंबे समय तक फल आने का इंतजार, पैदावार कम ज्यादा आदि को ध्यान में रखते हुए अंतरासस्यन किया जाता है। काजू को ड्राई फ्रूट का बादशाह कहा जाता है। काजू में विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है जो एंटी एजिंग का काम करता है। काजू में कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। पूरी मेहनत और सही देखभाल के बाद यानी कि पूरे 4 साल बाद काजू का पेड़ अपनी पहली पैदावार देता है। ये लटके हुए काजू तो बहुत ही मोहक लगते हैं, मगर इनके कई उपयोग भी है। तो आइए देखते हैं वे क्या है। काजू दिल की बीमारियां, एनीमिया और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इससे बनी बर्फी को लोग बहुत पसंद करते हैं तथा मिठाई में पाए जाने वाला सूखा मेवा सेहत को स्वस्थ रखने में भी खूब लाभकारी है। काजू में मोनोसैचुरेटेड फैट उपस्थित होता है। खाली पेट शहद और काजू मिलाकर खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। काजू खाने से यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है तथा बीपी भी बहुत हद तक नियंत्रित रहता है। काजू को चबा चबा कर खाने से दांतों में चमक आती है। जब काजू को चबाते हैं तो हमारे मसूड़ों को व्यायाम मिलता है। काजू में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा करता है। काजू में रेडियम उपस्थित होता है जो कैंसर जैसी बीमारी को बहुत भयानक होने से बचाता है। यह एनीमिया जैसी बीमारी को भी दूर करता है। लेकिन हमें सेहतमंद बनाने वाला काजू खुद सेहतमंद तभी होता है जब रोपण के बाद की प्रक्रिया सही से की जाए। ग्राफ्ट की जड़ के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें तथा ग्राफ्ट्स पर उग रहे फलों को पहले 3 वर्षों तक निकालते रहें और हरे पत्तों पर पलवार हर 2 महीनों बाद अवश्य करें।
इससे काजू की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। ढंग से सिंचाई और रोपण होने के बाद जो चीज फसल को नुकसान पहुंचा सकती है वो है कीट एवं बीमारियां। अगर इनको नियंत्रित न किया जाए तो ये पहले की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। काजू के पौधों को मुख्यतः 2 कीटकों से हानि पहुंचती है। एक है काजू स्टेम और दूसरा है रूट बोरर। क्लोरोप्रिफोस और अन्य स्थानीय तरीकों से इन कीटकों को नियंत्रित किया जा सकता है। मच्छरों को मोनोक्रोटोफॉस छिड़ककर नियंत्रित किया जा सकता है। काजू के पेड़ में कुछ खास बीमारियां नहीं होती। कभी-कभी प्ररोह मरण का शिकार होते हैं, लेकिन उसे भी बोरडेक्स छिड़ककर नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रण के और भी कई उपाय हैं। जैव कीटनाशक खाद में 7 से 10 दिन तक सड़ाकर पौधों के थावलों की मिट्टी में मिलाकर सिंचाई कर सकते हैं। जैव कीटनाशी को पानी में घोलकर कुछ दिन तक सड़ाएं और शाम के समय ताजा पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। नीम तेल 2 लीटर प्रति हेक्टेयर का घोल बनाकर कीटों का प्रकोप होने पर हर 15 से 20 दिन बाद छिड़काव करें। नीम तेल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए घोल बनाते समय इसमें 2 पाउच शैम्पू के मिलाएं। कीटों का प्रकोप होने पर हर 15-20 दिन बाद गौमूत्र, गोबर, वनस्पति जैसे नीम, बेसरम, ओक, धतूरा पत्ती आदि से तैयार किया गया तरल कीटनाशी का छिड़काव करें। भाग्यवश काजू में कोई बीमारी नहीं लगती है। जब बादल लगातार छाए रहते हैं, तब पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभाव होता है। इसके नियंत्रण हेतु जैव फफूंदी नाशक ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का शाम के समय छिड़काव करें। सारी जरूरी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद बारी आती है फसल कटाई की। काजू में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में फल आने लगे तब छटाई कर देना चाहिए। काजू का पेड़ 5-7 वर्षों में अच्छी पैदावार देना शुरू करता है। पेड़ से गिरे हुए पके काजुओं को इकट्ठा किया जाता है तथा काजू के फल को अलग किया जाता है। इसका रस निकालने के लिए इसे पैरों से या मशीन की मदद से मसला जाता है। इस रस से फेनी बनती है। काजू बाजार में ले जाकर बेचे जाते हैं। एक काजू का पेड़ सालाना लगभग 10 किलो काजू देता है।
काजू उत्पादन के बाद बारी आती है इसके प्रसंस्करण की। काजू की फसल को 2 दिनों के लिए सुखाया जाता है और कुछ समय के लिए संग्रहित किया जाता है। सूख जाने पर इसके छिलकों को अलग किया जाता है। ऐसा करने के लिए बाजारों में मशीनें भी उपलब्ध हैं। छिलके निकालने के बाद अंदर के भाग को छिलकों से अलग करके बीन लिया जाता है। ये छिलके भी बेकार नहीं जाते। इनसे एक प्रकार का तेल निर्मित होता है जिसे कैनन्स या छोटी नावों को लीपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीने हुए काजुओं से फिर नमी निकालकर इन्हें हल्की आंच पर भूना जाता है और पैक किया जाता है। इसके बाद इसकी मार्केटिंग की जाती है। आयात, निर्यात व उसकी बिक्री कई मापदंडों और प्रणालियों पर निर्भर करती है। मार्केटिंग की शुरुआत कच्चे काजुओं की बिक्री से शुरू होकर प्रसंस्कृत काजू ग्राहक के हाथ में पहुंचने तक चलती है और इस पूरी श्रृंखला में उत्पादक से ग्राहक के बीच के लोगों का भी काफी मुनाफा होता है। पिछले कुछ वर्षों से काजू भारत से निर्यात किया जाने वाला प्रमुख ड्राई फ्रूट है, जिसके कारण हिंदुस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में बहुत वृद्धि हुई है। भारत में ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रति वर्ष काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण भारत में काजू की खपत प्रति वर्ष अच्छी खासी है। भारत इसका प्रमुख निर्यातक है। काजू का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्नैक फूड, बेकरी आइटम और मिठाइयों जैसे अभिनव उत्पादों के साथ भी बढ़ रहा है। काजू एक मौसमी फसल है। इसकी कटाई मार्च से जून तक की जाती है। इसका प्रसंस्करण करने वाले कई तरह से कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सीधे तौर पर उत्पादकों से यानी किसानों से, स्थानीय बाजारों से सीधी खरीद द्वारा, मिशन एजेंटों के माध्यम से और आयात करके भी प्राप्त कर लेते हैं। किसान सामान्य रूप से कटाई के तुरंत बाद काजू लाते हैं, जिसमें तत्काल मौद्रिक लाभ के लिए 15 से 18% नमी होती है। सुखाने वाले यार्ड में इसके भंडारण के जीवन को बढ़ाने के लिए काजू की नमी का स्तर 8 से 9% तक लाया जाता है। इस 7 से 9% नमी की भरपाई के लिए प्रोसेसर द्वारा अंतिम उपज की कीमत को समायोजित करना अपरिहार्य है। इसके किसानों को बढ़ावा देने में सरकार का भी काफी योगदान है। वे काजू की कीमत निश्चित करने में तथा इसकी बिक्री बढ़ाने में तरह तरह से किसानों की सहायता करती है। बड़े पैमाने पर व्यापारियों द्वारा काजू को बड़े बाजारों में बिक्री के लिए लाया जाता है। उत्पादक और प्रसंस्करण इकाई के बीच कुल लागत पर एक हाशिया तय किया जाता है और प्रसंस्करण इकाई द्वारा भुगतान की गई कीमत में उत्पादक का हिस्सा आम तौर पर कम होता है। बाजार से प्रसंस्करण इकाइयों तक परिवहन आमतौर पर ट्रकों या ट्रेन द्वारा किया जाता है। चूंकि उत्पादकों और यात्रा करने वाले व्यापारी
थोक व्यापारी या प्रसंस्करण इकाइयों को संग्रह के तुरंत बाद कच्चे काजू बेचते हैं। भंडारण आमतौर पर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा ही किया जाता है। प्रसंस्करण कारखाने अपनी वार्षिक आवश्यकताओं को खरीदते हैं और उन्हें कारखाने के परिसर में सुखाने वाले यार्ड में ले जाते हैं। काजू को सुखाने के यार्ड में 1 या 2 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए फैलाया जाता है। इसके बाद उन्हें पैक करके बेचा जाता है। गोवा के इस काजू के खेत में आना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। यहाँ आके हमें काजू के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली और मिले खाने के लिए ये काजू के मीठे रसीले फल, जिसकी खुशबू हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही। आशा करते हैं आपको ये भाग अच्छा लगा। हमारे साथ ये सफ़र तय करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।